गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को कुछ वार्निंग्स दी हैं। अब क्या है ये वार्निंग, आइए समझते हैं। देखो, ये वार्निंग क्या है, इसको समझने से पहले ना आपको रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप सबने अपनी इकोनॉमी की क्लासेस के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। देखो, एक होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट। अब होता पता क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारे लिए कोई एसेट क्रिएशन यहाँ पे नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार को अपने लोगों को सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, कुछ सब्सिडी देनी है, कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, कोई लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये सब खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। और रेवेन्यू रिसीट की अगर हम बात करें, इसमें आपका एक तो टैक्स रिसीट्स आ गया, ठीक है, और साथ साथ आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट भी आ जाता है, जैसे आपका फीस फाइन वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब देखो, रेवेन्यू डेफिसिट होना ना, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट कम है। ये अपने आप में बहुत ही चिंता वाली बात होती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यही है कि आपका टैक्सेस फीस फाइन वगैरह से इतना पैसा भी नहीं आ रहा कि आप अपने लोगों की सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज ये सब यहाँ पे प्रोवाइड कर पाओ। तो रेवेन्यू डेफिसिट एक बुरी चीज यहाँ पे मानी जाती है। अब दोस्तों, आज के समय की अगर हम बात करें ना, तो हमारी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर आपको रेवेन्यू डेफिसिट का केस देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने टोटल 18 बड़ी स्टेट्स को एनालाइज किया और उसमें देखा कि 9 ऐसी स्टेट्स थी जो अपने आप में रेवेन्यू डेफिसिट के अंतर्गत हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरला, आंध्र प्रदेश। इन स्टेट्स के हाल तो काफ़ी ज़्यादा खराब हैं। बाकी और स्टेट्स की अब भी आप बात यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पता क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि देखो, जिन स्टेट्स का रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और जिनका डेट बर्डन, उधार भी बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत दिक्कत आएगी वेस्ट एशिया के क्राइसिस के साथ डील करने के लिए। क्योंकि देखो, जब आपके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा होता है, प्लस आप कुछ भी यहाँ पे जनरेशन नहीं कर पाते हो, तो फिर दिक्कत आनी ही आनी है। जैसे पंजाब की अगर हम बात करें ना, तो पंजाब के केस में इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू सीट का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो पंजाब के ऊपर उधार इतना ज़्यादा है कि उसका अच्छा खासा पैसा इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाता है। प्लस एट द सेम टाइम, जो हमने स्टेट्स देखी उनमें 8 ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें 15% से भी ज़्यादा नंबर रेवेन्यू सीट का चला जाता है ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। पर यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बात और बताई है, वो है उड़ीसा का एग्जाम्पल। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि देखो, उड़ीसा के केस में ना, वैसे तो इनका भी फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है। जैसे फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए 3% ऑफ जीएसडीपी से कम, पर उड़ीसा का 3.5% है। पर ये बुरी बात नहीं है। पता क्यों नहीं बुरी बात है? क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि एक्चुअल में उड़ीसा रेवेन्यू सरप्लस के अंदर है। तो इतना ज़्यादा सर उधार किस बात का है, फिस्कल डेफिसिट क्यों ज़्यादा है इनका, इनका ज़्यादा बोरिंग क्यों ज़्यादा है? इसका रीज़न यही है कि उड़ीसा जो पैसा खर्च कर रहा है ना, वो कैपिटल आउटले के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहा है। मतलब वो सड़कें बनाने के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के अंदर, ये लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन के ऊपर उड़ीसा पैसा खर्च कर रहा है। तो देखो, उधारी या फिर लोन लेना बुरी बात नहीं होती। बात ये आती है कि आप उधार ले किस पर्पस के लिए रहे हो। अगर तो देखो, आपको अपने वर्कर्स को, अपने मुलाजिमों को पेमेंट करने के लिए आप उधार ले रहे हो, वो चिंता वाली बात है। पर अगर आप उधार लेकर कुछ अच्छी सड़कें, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, तो उससे आपका लंबे समय के अंदर आपको फायदा ही होगा। तो देखो, आगे करना क्या है। देखो, आगे यही है कि स्टेट्स को बोला गया है कि आप अपना खर्चा थोड़ा सोच समझ के करिए, एक्सपेंडिचर को ध्यान से मैनेज करिए। अपने खुद के रेवेन्यू सोर्सेज कहाँ कहाँ से आपकी कमाई बढ़ सकती है, उसको आप बढ़ाइए। प्लस एट द सेम टाइम, आपको ज़्यादा खर्चा लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन के ऊपर करना चाहिए। और ऐसे आप अपने डेट को यहाँ पे मैनेज करके चलो कि आपको कोई यहाँ पे दिक्कत ना आए। तो इन दी एंड देखो, गोल्डन रूल यही है कि आपको रेवेन्यू डेफिसिट अपना यहाँ पे अवॉइड करना है। कोशिश करनी है कि आपका जो आरडी हो वो 0% के आसपास ही रहे। जितना ये 0% के नीचे अगर होगा या 0% तक होगा, तो यहाँ पर इसको हम अच्छी बात यहाँ पे मानेंगे। ऐसा यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इनको बोला है कि देखो, आप अपने जो फिजिकल स्ट्रेस चल रहा है ना, इसको यहाँ पे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा हमें, ताकि हम ये वेस्ट एशिया के क्राइसिस के साथ यहाँ पे डील कर पाए। दोस्तों, डेट है आज की 1 मई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें दोस्तों डिस्कस करना है, वो है 50th स्टेटहुड सेलिब्रेशन ऑफ सिक्किम। देखो, सिक्किम को 50 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, 50th स्टेटहुड सेलिब्रेशन हुआ है। देखो, 50 साल कैसे हुए मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सिक्किम की मैं हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। देखो, वैसे अगर हम बात करें ना,
तो यहाँ पर सिक्किम का जो फॉर्मेशन था, जो किंगडम यहाँ पे फॉर्म हुआ था, वो 1642 के अंदर हुआ था। उस टाइम के ऊपर आपको नामग्याल डायनेस्टी का स्टार्ट यहाँ पे 1642 के अंतर्गत होता है। फिर आगे चलकर क्या होता है कि इनको ही हम चोग्याल या मुनार्क ऑफ सिक्किम के नाम से भी जानते हैं। पर ब्रिटिशर्स के समय के ऊपर 1861 में यहाँ पर एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ तुमलोंग। इसने क्या किया, इसने सिक्किम को ब्रिटिश का एक बफर स्टेट या एक ब्रिटिश प्रोटेक्टेड यहाँ पे एक तरह से बना दिया। फिर आज़ादी के बाद 1950 में भारत और सिक्किम के बीच में ट्रीटी होती है, जो बात करता है कि सिक्किम भारत का प्रोटेक्टरेट रहेगा, पर सिक्किम की खुद की अपने आप में ऑटोनॉमी रहेगी। पर धीरे धीरे पता क्या हुआ, 1950 के बाद वहाँ पे लोग डिमांड करने लग गए कि नहीं नहीं, हमें तो डेमोक्रेसी और अच्छे से चाहिए, हमें भारत के साथ और अच्छे से इंटीग्रेट होना है। तो 1973 के अंतर्गत एक एग्रीमेंट हुआ, ट्राई पार्टाइट, मतलब 3 पार्टीज थी। एक तो जो चोग्याल डायनेस्टी हो गया, एक भारत सरकार हो गया, और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने बात करी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, उसके बाद फिर 1975 1975 में रेफरेंडम होता है। एंड यहाँ 97.5% से भी ज़्यादा वोटर ऐसे थे जिन्होंने बात कही कि यहाँ पे मोनार्की खत्म करी जाए और भारत को वो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यही 1975 का जो रेफरेंडम था, इसके बाद से आप नोटिस कर पाओगे कि फिर आगे जाके हमने 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया, और उसके माध्यम से सिक्किम जो था वो 22वां स्टेट बन गया इंडिया का। तो 50 स्टेटहुड सेलिब्रेशन अभी हमने यहाँ पे करी, तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी अगर हम बात करें तो सिक्किम को हमने यहाँ पे थोड़ा ऑटोनॉमी देने के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 371F भी हमने यहाँ पे रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसमें भी आप नोटिस कर पाओगे, वो बात करता है कि जैसे पॉलिटिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी उनकी जैसी पहले की थी, वो तो होगी होगी। एट द सेम टाइम वहाँ पे जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उनके जो हक हैं, उनके राइट्स हैं, हम उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। अब सिक्किम देखो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैप के अंदर नोटिस करिएगा कि सिक्किम के नदन साइड के ऊपर आपको चाइना, आपके ईस्टर्न सॉरी वेस्टर्न साइड के ऊपर आपको यहाँ पे नेपाल देखने को मिल जाएगा, एंड आपके ईस्टर्न साइड के ऊपर आपको भूटान देखने को मिल जाएगा, एंड साउथ में आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल देखने को मिल जाता है। और ये लोकेशन जो है ना, नीचे वाली साइड, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ना, उसके बहुत ही आपको पास में देखने को मिल जाती है। तो वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, इंडिया, चाइना, नेपाल के ट्राई जंक्शन के ऊपर होने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। बाकी इसके साथ में अगर हम बात करें तो देखो, सिक्किम भारत की पहली फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है, तो वो भी एक तरह से अचीवमेंट आपको सिक्किम की देखने को मिलेगी। प्लस हमारा एक अष्ट लक्ष्मी विजन है। अष्ट क्या होता है? अष्ट होता है 8। तो हमारी जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ सिक्किम, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि जो है वो यहाँ पे आए। तो उसी के इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पे अष्टलक्ष्मी जो विजन है हमारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हमारा जो सपना है, हमारा जो विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसको भी हम प्रिजर्व करते हैं कि भारत में देखो भले ही डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे यहाँ पे लोग हैं, पर हम सब लोग यहाँ पे मिलके रहते हैं। यही है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। बाकी देखो, अदर एस्पेक्ट से भी अगर हम बात करें तो जैसे सिक्किम में आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। सिक्किम ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी हिस्सा है। 4,500 से भी ज़्यादा प्लांट स्पीशीज देखने को मिल जाएंगी, 550 से ज़्यादा आपको बर्ड स्पीशीज देखने को मिल जाती हैं। और सिक्किम में ना देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आपको एल्टीट्यूड और क्लाइमेट जोन देखने को मिलेंगे, जैसे सब ट्रॉपिकल भी देखने को मिल जाएगा, आपको एल्पाइन इकोसिस्टम भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो है ही है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर स्पीशीज की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज है। एंडेमिक मतलब जो ये सिर्फ यहीं पर मिलती हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, वो भी यहाँ पे आपको सिक्किम में देखने को मिल जाएगी। गैंगटॉक इसकी कैपिटल है। और आप नोटिस कर पाओगे कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है, जो आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलती है, जो कि एक मिक्स्ड साइट है, ठीक है ना। तो लगभग 35% स्टेट का हिस्सा जो है वो इसी के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे कुछ पॉइंटर्स थे सिक्किम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। बाकी अगर हम बात करें तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 4,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे अनाउंस किए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। एंड इस तरह से हम यहाँ पे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, 50th स्टेटहुड सेलिब्रेशन ऑफ सिक्किम। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है इंडियाज $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है $2 ट्रिलियन का। देखो, अभी अगर हम बात करेंगे ना, देखो आप लोग जानते होंगे कि हम जब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में एक तो होता है हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइज का मतलब हमारी जो गुड्स होती हैं, और एक होता है हमारा सर्विसेज का एक्सपोर्ट, राइट। अभी आज के समय अगर मैं आपको बताऊं ना,
तो मोटा मोटा हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो लगभग 440 बिलियन डॉलर के आसपास का है, साल भर की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ सर्विसेज की, तो लगभग ये 418 420 बिलियन डॉलर के आसपास का है। तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे ना, तो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स अभी 860 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो हमने पिछले साल यहाँ पे किया। अप्रोक्सीमेट अमाउंट में बता रहा हूँ, 860 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये अभी का आंकड़ा है, चलो समझ गए। अब हमारा पता कोशिश क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि 2030-31 तक हमें इसको 2 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पे पहुंचाना है। कहने का मतलब, इसमें से देखो जो 2 ट्रिलियन होगा ना, इसमें से 1 ट्रिलियन डॉलर होगा मर्चेंडाइज की तरफ से, 1 ट्रिलियन डॉलर होगा आपका सर्विसेज से। कहने का सिंपल मतलब है कि जो नंबर हम 440 तक पहुंच गए हैं ना, इसको हमें लगभग 1000 बिलियन डॉलर तक लेके जाना है, तब 1 ट्रिलियन होगा। और ऐसे ही जो 418 में पहुंचे हैं, इसको भी हमें 1000 तक लेके जाना है। इतना आसान नहीं होने वाला, देखो हमारे पास 5 ही साल है मोटा मोटा, तो हमें काफी काम करना पड़ेगा अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो उसी के लिए क्या हुआ है कि अभी हमारे जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग को एक रिव्यू किया कि देखने के लिए कि कैसा हम कर रहे हैं और क्या काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे एक एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क यहाँ पे डेवलप किया गया, आपके खासकर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के, जैसे आपका इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल, क्योंकि इन सेक्टर से हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये सेक्टर हमारे अच्छे परफॉर्म आगे कर सकते हैं। बाकी इस मीटिंग के अंदर ये भी डिस्कस हुआ कि हमें टाइम बाउंड प्लानिंग करनी है। हमें ये देखना है कि अच्छा 1 साल में कहाँ पहुंचेंगे, 1.5 साल में कहाँ पहुंचेंगे, क्या हम वहां तक पहुंच पाए, उन परफॉर्मर इंडिकेटर्स को हम यहाँ पे ट्रैक करते रहेंगे, उसके बेसिस पे काम होगा। अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में आपस में सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे, डिपार्टमेंट्स के बीच में एक आईटी एनेबल्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रियल टाइम बेसिस के ऊपर ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ तक हमारा कितना प्रोग्रेस हो चुका है। इसके अलावा देखो, हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी हमारा यहाँ पे चल रहा है। ये भारत का इनिशिएटिव है जिसमें हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, इनको हम यहाँ पे मदद कर रहे हैं ताकि वो भी यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर और अच्छे से यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाए। उसके अलावा इसी पर्टिकुलर मिशन के अंतर्गत एक आपको सब स्कीम देखने को मिलती है, दिस इज निर्यात प्रोत्साहन, और दूसरी है निर्यात दिशा। आप इसको ऐसा समझो कि जब हम बात करते हैं ना निर्यात प्रोत्साहन की, ये बात करती है फाइनेंशियल साइड के ऊपर। जब हम बात करते हैं निर्यात दिशा की, ये बात करती है नॉन फाइनेंशियल साइड के ऊपर। इसका मतलब क्या है, देखो निर्यात प्रोत्साहन में जब हम फाइनेंशियल की बात करेंगे, तो इसमें हम फाइनेंशियल मदद देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास कुछ एक्सपोर्ट करते समय कुछ पैसों की दिक्कत आ रही है, कोलैटरल की दिक्कत आ रही है, इंटरेस्ट सबवेंशन के माध्यम से हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, एक्सपोर्ट क्रेडिट दे देंगे। फैक्टरिंग होती है जहाँ पर हम इंश्योर करते हैं कि अगर किसी के पास अभी पैसा नहीं है पर आने वाले टाइम में पैसा आए, तो वो सारी चीज़ों के लिए हम बैंकिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पे कर पाएंगे। तो पैसों की समस्याओं के लिए निर्यात प्रोत्साहन है, बट निर्यात जो दिशा है वो नॉन फाइनेंशियल बैरियर्स को यहाँ पे रिमूव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें क्या करना है, हमें एक्सपोर्टर को कनेक्ट करवाना है विद दोस्त की जो उसका सामान खरीद पाएँ। तो बायर सेलर मीट्स होती हैं, ट्रेड फेयर्स लगते हैं, सर्टिफिकेशन के अंदर चीज़ें आसान करी जाती हैं, स्टैंडर्ड्स हमें उनके अच्छे डेवलप करने पड़ते हैं सो दैट कि अच्छे प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाएँ। नई नई मार्केट्स के अंदर हम एंट्री करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको निर्यात दिशा के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो हमारा फोकस यही है कि छोटे जो एंटरप्राइजेज हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स हैं, हम उन तक अपने जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंचा पाएँ। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हम और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएँ, ठीक है ना। हमारे वेयर हाउसिंग, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन, अगर ये सब अच्छे होंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी प्रोडक्ट्स वहाँ तक पहुँच पाएंगे। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पता होगा, ये बात करता है कि कौन से सेक्टर के ऊपर कितना काम करना है। अलग अलग पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के बोर्ड होते हैं, जैसे आपका टी बोर्ड हो गया, कॉफ़ी बोर्ड हो गया, रबर बोर्ड हो गया, ऐसे अलग अलग कमोडिटीज़ के हमने बोर्ड बना रखे हैं। फिर आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड भी है, ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन करता है, लाइसेंस इशू करता है, ठीक है, एक्सपोर्टर्स को मदद करता है इन सब चीज़ों के अंदर। तो डेफिनेटली भारत की ब्रांडिंग होती है, ब्रांड इंडिया जो हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं, तो वो हमारी एक एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी है। बाकी इसके अलावा देखो, जो हम मेक इन इंडिया हम करते हैं, उससे कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होती है। फिर जैसे हमने अभी न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जो एफटी हमने साइन किया, लॉजिस्टिक्स को हम और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर को और अच्छा हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक्चुअल में इसी टारगेट को मीट करने के अंदर हमारी आगे फ्यूचर में हेल्प कर सकती हैं। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे जो सामने है, दैट इज रिगार्डिंग E100। अब E100 को थोड़ा समझते हैं। देखो होता पता क्या है, जैसे आप लोगों ने E10 के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने E20 के बारे में सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है ब्लेंडिंग। सिंपल मतलब,
यानी कि अगर मैं जैसे बात कर रहा हूँ ना E10 की, इसका मतलब पता क्या होगा, इसमें 10% इथेनॉल होगा और बाकी आपका मतलब 90% पेट्रोल को 10% इथेनॉल के साथ ब्लेंड किया जाएगा। E20 का मतलब क्या होगा कि इसमें 80% पेट्रोल होगा, उसमें 20% आपकी इथेनॉल ब्लेंडिंग यहाँ पे करी जाएगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर ये इथेनॉल आप बोलते तो रहते हो, हम सुनते भी रहते हैं, पर इसका मतलब क्या होता है? देखो, इथेनॉल की जब मैं बात करता हूँ ना, इट इज सिंपली नथिंग बट अ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल एक ऐसा फ्यूल होता है जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके या फिर प्लांट्स एनिमल्स यहाँ से मिलता है। अब ये जो बायोफ्यूल होता है हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? देखो, जो हमारा शुगर होता है ना, जो स्टार्च बेसिकली आप कह सकते हो, हम क्रॉप से जो शुगर या स्टार्च हमें मिलता है उसको फर्मेंट करके हम यहाँ पे करते हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने गन्ने का जूस देखा होगा, शुगर केन जूस देखा होगा, शुगर केन के जो बचे हुए मोलासिस होते हैं, ठीक है, कॉर्न होता है, या फिर आपके डैमेज जो फूड ग्रेन होते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं एंड उनसे बनता है फिर इथेनॉल। ठीक है ना? तो इथेनॉल की ब्लेंडिंग का अलग अलग परसेंटेज होता है। अभी यहाँ पे बात हो रही है E100 की। E100 पता क्या होगा? जैसे E10 में क्या था, सिर्फ 10% इथेनॉल था। E100 में आपका लगभग 100% इथेनॉल होगा। देखो, एग्जैक्ट 100% तो नहीं हो सकता, बट जैसे इसमें 93% आपका इथेनॉल होगा। एक्चुअली पता, बाकी पेट्रोल नहीं होगा, पर कुछ और चीजें जैसे आपका गैसोलीन हो गया, ठीक है, आपके कुछ एडिटिव्स थोड़े बहुत डालने पड़ते हैं उसके अंदर। पूरा 100% तो नहीं हो सकता, बट थोड़े बहुत एडिटिव्स डालने पड़ते हैं। बट ऐसा ओवरऑल लेवल पे आप कह सकते हो कि पेट्रोल की लगभग नीड खत्म करने की यहाँ पे बात है। E100 के अंदर कंप्लीटली आपका एथेनॉल आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल आता है कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं E100 की? तो देखो, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। E100 तो होता है आपका प्योर एथेनॉल, 100% आपका एल्कोहल बेस्ड फ्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप गन्ने से, मेज से, बायोमास से यहाँ पे करते हैं। एंड इनफैक्ट ना, जैसे ब्राजील जैसे देशों के अंदर ये ऑलरेडी चल भी रहा है। अब सवाल ये आता है कि सर, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, नितिन गडकरी जी, वो आखिर इसकी बात क्यों कर रहे हैं? देखो, उनका ऐसा मानना है कि देखो, एक तो पॉइंट ये है कि अभी आज के समय हम इंपोर्टेड क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत जो लगभग 85% से भी ज्यादा जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करवाता है। मिडल ईस्ट से करवाना पड़ता है और बाकी देशों से, और आजकल तो युद्ध वगैरह भी चल रहा है, तो उस वजह से हमें काफी दिक्कत आती है। तो अगर हम यहाँ पे इथेनॉल है जो कि हम इंडिया में खुद ही हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो भारत को यहाँ पे फायदा होगा। हमारी जो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम आप एक बात और देखो कि जब हम बात करते हैं ना इस पर्टिकुलर एथेनॉल की, तो हम यहाँ पे अपने फॉरेक्स को भी बचा पाएंगे। कैसे बचा पाएंगे फॉरेक्स को? अरे सिंपल सी बात है, फॉरेक्स हमारा बहुत ज़्यादा चला जाता है ना, क्योंकि जब हम यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं अपने क्रूड ऑयल को, तो वो भी एक फ़ायदा हो सकता है। फिर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो आपका एथेनॉल होता है ना, वो थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। क्यों? क्योंकि एथेनॉल अपने आप में रिन्यूएबल है। यहाँ पर इसकी बर्निंग थोड़ी सी क्लीन है एज कम्पेयर टू क्रूड ऑयल। ठीक है, तेल के मुकाबले इसकी बर्निंग थोड़ी बेटर है। ग्रीन हाउस गैसेस का मिशन कम होता है, तो ये सारे फायदे भी हैं। प्लस एट द सेम टाइम नितिन गडकरी जी ने ये बोला है कि इससे कहीं ना कहीं अपने एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि आप खुद देखो, जब आप इथेनॉल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे, तो उससे गन्ने की डिमांड, मेज़ की डिमांड और इन चीज़ों की डिमांड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। जब इनकी डिमांड बढ़ेगी, तो उससे किसानों की इनकम बढ़ेगी। तो कहीं न कहीं किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा यहाँ पर नितिन गडकरी जी का यहाँ पे मानना है। पर क्या सर बिल्कुल ऐसा सब कुछ बहुत ही बढ़िया है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक इश्यू बहुत बड़ा यहाँ पे निकल के आता है, वो है फूड और फ्यूल की डिबेट का। व्हाट डज़ दिस मीन? देखो, पॉइंट पता क्या है? सिंपल। आप क्या कर रहे हो? आप एग्रीकल्चर क्रॉप्स को फ्यूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे फूड शॉर्टेज हो जाए? इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि मान लो कि आपने फूड क्रॉप्स की को ही शिफ्ट कर दिया उधर, तो उससे खाने की कमी हो सकती है देश भर के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम आप एक बात नोटिस करो, जैसे हम बात करते हैं गन्ने की। अब यार, जो गन्ना है ना, वो बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इतना जब आपका पानी इस्तेमाल होगा, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन तो और ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगा। ये समस्या है। बाकी एक बड़ी समस्या आती है आपके इंजन कंपैटिबिलिटी की। देखो, ऐसा माना जाता है, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जो आपका तेल होता है ना, जो आप E20 अभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम भारत के अंदर, उससे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कैसी? जैसे फॉर एग्जांपल, एक देखो, माइलेज माइलेज कम होता है जो आपके एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले का। ये तो सरकार ने खुद माना है कि 6 से 8% की उसमें माइलेज की कमी आ जाती है। वो एक दिक्कत है। इथेनॉल के अंदर एनर्जी कंटेंट कम होता है, तो बार बार आपको तेल भरवाना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो इथेनॉल होता है वो आपके इंजन को खराब कर सकता है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल अपने आप में कोरोसिव होता है। कोरोसिव मतलब जिसको जंग लग जाए, तो इससे आपकी जो रबर सील्स होती हैं, कुछ प्लास्टिक कंपोनेंट हैं, वो इफेक्ट हो सकते हैं।
आपके इंजन के साथ कंपैटिबल है या नहीं है, ये अपने आप में इशू है। क्योंकि आप देखो भारत की जो गाड़ियां हैं वो E10 फ्यूल के साथ या E20 फ्यूल के साथ तो काम कर जाती हैं, पर क्या वो E100 फ्यूल के साथ काम कर सकती हैं? नहीं। इससे आपके जो इंजन हैं वो यहाँ पे खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन। फ्लेक्स फ्यूल इंजन पता क्या होंगे? यहाँ पर ये तेल के साथ भी काम कर लेंगे, इनके साथ भी काम कर लेंगे, और इनमें आपके जंग ना लगने वाले मटेरियल्स ऐसे यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। तो भारत के अंदर वो चीज़ अभी है नहीं, तो वो चीज़ हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। प्लस एट द सेम टाइम हमारे तेल स्टेशन जो होते हैं जहाँ पे हम तेल भरवाते हैं, तो वहां पर भी हमारे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं। तो इतना आसान नहीं रहने वाला। और दूसरा देखो यार, जब कहीं ना कहीं जो तेल भरवा रहा है पर्सन, अगर उसकी गाड़ी खराब होगी तो वो भी थोड़ा सोचेगा कि मैं करूं या ना करूं। तो ये सारी परेशानियां, ये सारी दिक्कत आ सकती है E100 के अंदर। तो जब तक देखो हम लोग अपनी गाड़ियां सही नहीं कर लेते, हमारी सप्लाई चेन नहीं हो जाती फ्यूल की, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी जो फूड और फ्यूल की डिबेट है उसको हम यहाँ पे हैंडल नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हम कर पाएंगे, तब तक यहाँ पे E100 हमारे लिए एक सपना ही रहेगा। राइट। तो ये कुछ बातें हैं। अब पॉइंट ये आता है कि E100 अडॉप्ट करना हो तो कैसे कैसे चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अमेंडमेंट करना पड़ेगा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का, जो रूल 115 है। ये बात करता है कि अगर देखो हमें कोई भी फ्यूल को अप्रूव करवाना है ना, तो उसमें हमें यहाँ पे इस रूल्स के अंदर इसको इंक्लूड करवाना पड़ेगा। तो पहले तो इस रेगुलेशन के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। फिर अगर हम बात करें देखो व्हीकल एलिजिबिलिटी एक्सपेंशन की, तो अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ व्हीकल्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं E85 वाले, जिसमें 85% इथेनॉल है, तो उन्हीं को ही हमें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा E100 की तरफ। और आगे आगे अगर हम बात करें तो एक सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं होमोलोगेशन। यहाँ पर इंश्योर किया जाता है कि जो गाड़ी है वो यहाँ पर कंप्लाई करने के लिए रेडी है अलग अलग चीज़ों के साथ। जैसे ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी खरीद ली कहीं से भी, नहीं। आपको जब गाड़ी आप खरीदते हो तो वहाँ पर उसकी प्रॉपर रेगुलेशंस होती है, उसकी प्रॉपर सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में इन्वायरमेंट रेगुलेशंस, हर एक चीज़ हो गया। इनफैक्ट भारत में एजेंसी है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये टेस्टिंग करती है कि आपने आपका जो व्हीकल है प्रॉपर कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये सारी चीज़ें होंगी, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट होगा, तब जाके हम यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे कि भारत के अंदर E100 यहाँ पे हो पाएगा। पर देखो दिक्कत वही है कि मेंटेनेंस कैसे होगा, फ्यूल एफिशिएंसी कैसे होगा। नितिन गडकरी जी देखो बहुत पुश कर रहे हैं इस चीज़ को। अब लेट अस सी क्या होता है। काफ़ी सारे लोग इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन मार्क भी रेज करते हैं कि उनका बेटा भी इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ही काम कर रहा है, शायद इसलिए प्रमोट कर रहे हैं। उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे हम, पर आपको ये कंसर्न्स जो है ना, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, इनके बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए। अब देखो बात रही हमारे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की, तो ये प्रोग्राम दरअसल में 2003 में स्टार्ट हुआ था। तो कोशिश यही थी देखो क्लीन फ्यूल लेकर आओ एंड अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस यहाँ पे कम करो। तो स्टार्टिंग में कोई खास पुश मिला नहीं, पर 2014 के बाद पुश मिला। 2014 में हमारी ब्लेंडिंग केवल 2% थी। फिर E10 हमने अचीव किया 2022 के अंदर। और देखो E20 हमें 2030 तक अचीव करना था, पर हमने उससे 5 साल पहले 2025 के अंदर ही अचीव कर लिया। और आज के समय आपको जो तेल देखने को मिलता है ना, वो E20 का ही आपको फ्यूल आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी बातें आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में आई होप आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है तुआरेग रेबल्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखो इसको समझने के लिए हमें जाना होगा माली। माली कहाँ है सर? देखो माली आपको देखने को मिलता है वेस्ट अफ्रीका के अंदर। ठीक है। अब ये जो देश है ना, ये पिछले कई सालों से अनस्टेबल है। क्यों क्यों अनस्टेबल है? इसके कई कारण हैं। जैसे एक तो पता क्या है, यहाँ पर टेररिज्म के बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले, जैसे आपका अलकायदा हो गया, राइट। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो आईसिस है उसके साथ लिंक्ड ग्रुप्स यहाँ पे थे, ठीक है ना, माली के अंदर। फिर यहाँ पर बहुत सारे तख्ता पलट हुए, मिलिट्री कूज हुए, ठीक है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स आपको माली के अंदर बहुत फ्रीक्वेंट देखने को मिल जाते हैं। तो उन्हीं में से ना एक पर्टिकुलर रेबल ग्रुप आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है तुआरेग रेबल। अब ये पता क्या है, ये बात करते हैं अपने एक अलग हिस्से की जिसका नाम है अजावत। ये हिस्सा कोई अलग नहीं है, ये माली का हिस्सा। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा, ये चाहते हैं कि हमारा ये खुद का देश बने अजावत के नाम से। ठीक है ना। या तो ये बोलते हैं कि भाई हमें पूरा आज़ादी दे दो, हमें ये वाला हिस्सा ऊपर वाला जो है ये अजावत करके हमें एक अलग देश मिल जाए, या फिर ये चाहते हैं कि हमें ज्यादा पावर मिले, ज्यादा ऑटोनॉमी मिले। अब पास्ट में भी इनके बीच में बहुत सारे अलग अलग तरह के पीस एग्रीमेंट्स हुए हैं, राइट। तो उससे भी कोशिश हुई थी, पर आज के समय ये जो पीस एग्रीमेंट्स थे ये बिल्कुल टूट गए हैं। और अब यहाँ पर हो क्या गया है, अब यहाँ पे इनकी डिमांड्स बढ़ती ही जा रही हैं।
अब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो तुआरेग रेबल्स ने यहाँ पे एक साथ मिलकर एक ऑफेंसिव अटैक किया है और इस वजह से माली बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो चुका है आज के समय के ऊपर। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें जो ध्यान में रखनी है, एक तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ना जनता पार्टी का रूल है। जनता पार्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पर मिलिट्री कू हुआ था। अगर मैं बात करूँ ना 2020 की, 2021 की, तो 2020-21 के अंदर यहाँ पे कू हुआ था। जो मिलिट्री थी वहाँ पे उसने तख्ता पलट कर दिया था और उसके बाद से ही ऑलरेडी अनस्टेबिलिटी यहाँ पे आ चुकी थी। अब यहाँ पे वो थोड़ी कमजोर हो रही है, तुआरेग रेबल यहाँ पे पॉपुलर हो रहे हैं, तो उस चक्कर में और अनस्टेबिलिटी आ रही है। फिर फ्रांस ने भी यहाँ पे पहले था इन्वॉल्व, अब यहाँ पे विड्रॉ कर चुका है। बाकी रशियन फोर्सेस भी यहाँ पे हैं। तुआरेग ये भी चाहते हैं कि यार रशिया के यहाँ से चला जाए, ठीक है ना, पीस एग्रीमेंट बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो इनके कुछ सिटीज जैसे गाओ, तिम्बुक्तु, ठीक है, मिनाका, ये जो सिटीज हैं ये आज के समय तुआरेग रेबल्स के कंट्रोल में यहाँ पे आ चुकी हैं। वो अपनी खुद की कंट्री चाहते हैं, एक तरह से सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते हैं। एंड आपको ये बातें यहाँ पे थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो अजाबत नाम आप यहाँ पे जरूर ध्यान में रखिएगा, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। एंड ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिबिलियंस हुए हैं 1960 ऑनवर्ड्स ही, ठीक है ना। और उस टाइम के ऊपर ये मूवमेंट थी नेशनल मूवमेंट फॉर लिबरेशन ऑफ अजावत, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में पता होनी चाहिए तुआरेग रेबल्स के बारे में। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे जो सामने है वो है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 के कॉन्टेक्स्ट में। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज कर दी है। अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये इंडेक्स है क्या। सबसे पहले तो देखो, जब मैं इस इंडेक्स की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर ये इंडेक्स हमें डेटा देता है। क्या डेटा देता है कि अलग अलग ग्राम पंचायत कैसा परफॉर्म कर रही है। उन ग्राम पंचायत का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हमें यहाँ पे देता है। अब इसमें ये देखा जाता है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो हमारे एसडीजीज हैं, उनके लिए हमारे गाँव क्या काम कर रहे हैं, गाँव ने कितना कंट्रीब्यूट किया, जैसे पॉवर्टी, हेल्थ, चाइल्ड वेलफेयर, वाटर इम्प्रूव, इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। तो लगभग 150 इंडिकेटर्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, 230 डेटा पॉइंट्स होते हैं। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि इनके माध्यम से लगभग हमने 2.5 लाख से भी ज़्यादा पंचायत को इस बार कवर किया। जो पिछले बार आया था ना 1.0 वाला इंडेक्स आया था, उसमें लगभग 2,16,000 ग्राम पंचायत कवर की थी। इस बार लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा, लगभग 2,59,000 के आसपास ग्राम पंचायत हमने यहाँ पे कवर करी। और उनको ना हमने क्लासीफाई किया। देखो, अगर किसी के नंबर आए 90 से ऊपर, उसको हमने A+ दिया और उसको हम अचीवर बोलते हैं। 75 से 89 के बीच में फ्रंट रनर, 60 से 74 के बीच में परफॉर्मर, 40 से 59 के बीच में एस्पिरेंट, और अगर किसी के नंबर 40 से भी कम आए उसको हम बिगनर का यहाँ पे दर्जा देते हैं। तो इस तरह से होता है। तो कहीं ना कहीं इससे हमारे पास डेटा आ जाता है। फिर उस डेटा का इस्तेमाल करके हम प्लानिंग कर सकते हैं। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान उस बेसिस पे बनाए जा सकते हैं। लोकल गवर्नेंस इंप्रूव होती है और एक तरह से हम कहीं ना कहीं गाँव को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। तो क्या आया है इस बार के डेटा के अंदर, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि लगभग हमारे, देखो, सभी ग्राम पंचायत को हम यहाँ पे कवर नहीं कर पाए। 97% ग्राम पंचायत को हमने यहाँ पे कवर किया। पिछली बार ये नंबर लगभग 80% था, तो उससे तो बहुत इंप्रूवमेंट है। बाकी अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो पंचायत है ना, वो परफॉर्मर बी कैटेगरी में आ रही हैं। परफॉर्मर बी मैंने आपको बताया था ना, ये वाला आपका, जिसमें 60 to 74 वाले नंबर आते हैं, उसको परफॉर्मर बी बोलते हैं। तो ज्यादातर पंचायत उसके अंदर आती हैं। बहुत ही कम पंचायत ऐसी थी जिनका A+ स्टेटस था। 3,000 पंचायत का लगभग फ्रंट रनर स्टेटस था, ठीक है ना। तो हमने अच्छा काम पता कहाँ पे किया है, हमने अच्छा काम गरीबी खत्म करने के अंदर, रोजगार जनरेट करने के अंदर, पंचायत को हेल्दी बनाने के अंदर हमने यहाँ पे थोड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है। तो दैट इज अ गुड थिंग। बाकी हमने क्या किया, जो डेटा है उनको बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे इंश्योर किया, हर चीज़ के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर आए। और एक बात और भी है जो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी। देखो, पिछले बार के इंडिकेटर्स जो थे ना, वो ज़्यादा हुआ करते थे, 516। अब हमने इंडिकेटर्स कम कर दिए हैं। नॉर्मली आपको लगेगा कि इंडिकेटर बढ़ा दिए होंगे, बट नहीं, यहाँ पर इंडिकेटर हमने यहाँ पे कम कर दिया। हमने इंडिकेटर्स को रैशनलाइज कर दिया है उनके इस्तेमाल के हिसाब से, पॉलिसी अलाइनमेंट के हिसाब से। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना कि इंडिकेटर्स कम हुए हैं इस बार के आपके पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 के अंतर्गत। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था एटाकामा डेजर्ट के बारे में। देखो, एटाकामा डेजर्ट आपका नॉर्थ अफ्रीका के अंदर नहीं, बल्कि आपका साउथ अमेरिका के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। मैंने डिस्कशन किया था कि कैसे आपका नदन चिली के पैसिफिक कोस्ट के ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर शिवन समुद्र हाइड्रो प्लांट की बात करें, कावेरी रिवर के ऊपर है, बिल्कुल ठीक बात है, पर ये उत्तराखंड के अंदर नहीं है कावेरी रिवर, ये आपको आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिलता है, ये जो आपका प्रोजेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, यस, इसकी थीम यही थी, IP एंड स्पोर्ट्स, रेडी सेट इनोवेट।
सो दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। एंड बात रही येस्को चिरॉन जेंडर इंक्लूजन की, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।